हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीए 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और आज से हम लोग संस्कृति आइजर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और यह जो है आपका फुल टेस्ट होगा, जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हैं बिल्कुल एग्जाम जैसे जो है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर आते हैं फिर सेम उसी प्रकार जो है सारे सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा दिन वैसे भी एग्ज़ाम के लिए बचे नहीं हैं, तो रिवीजन के साथ साथ आप लोग अपने नोट्स या फिर से जो भी कंटेंट तैयार किए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। उसके साथ साथ जो है पर डे कम से कम 1-2 टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जिससे कि आपका जो एक कन्फ्यूजन का जो ये होता है कि फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भूल जाते हैं बार बार पढ़ने के बाद, या फिर से बहुत से क्वेश्चंस में डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो निरंतर जो है आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से ये सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे और एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज लगाते रहें और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसे भी आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। और उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे आप लोगों को 2023 से लेकर के 10 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं। वहाँ से आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत ही अच्छे से डीप एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उसे बताया गया है। तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ठीक ठाक क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए और ये टेस्ट सीरीज अच्छा है। आप लोग इसे एक बार सॉल्व करेंगे तो ये आइडिया लगेगा कि हाँ, टेस्ट सीरीज जो है ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अच्छा टेस्ट सीरीज इसके द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और इसकी अब तक जो है 10 या 12 टेस्ट सीरीज आए हैं, तो वो सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद दृष्टि के जो आगे जो टेस्ट सीरीज आने वाले हैं उनको भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके DIS हो गए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गए, इन सब के टेस्ट सीरीज को भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया करें। उसके साथ साथ जो ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं, या कह सकते हैं कि आदर्श दशा होती हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ निम्न दाब जो है, लो प्रेशर क्षेत्र का विकास होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। लो प्रेशर जो है वहाँ पे क्षेत्र होना चाहिए। कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति नहीं, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। देखिए, जो विषुवत रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण के बीच जो है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति होती है। और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में चक्रवात की अनुपस्थिति देखी जाती है। कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में चक्रवात नहीं आते हैं, आप कह सकते हैं कि ना के बराबर आते हैं। तो चक्रवात के लिए कोरियोलिस बल ही बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है, इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। उसके साथ साथ समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण, ऊपरी अभिसरण नहीं बल्कि वहाँ पे लो प्रेशर का विकास होना चाहिए। अभिसरण से क्या होगा? अभिसरण से जो है प्रति चक्रवातों का विकास होता है। चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अभिसरण नहीं बल्कि अपसरण की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो दूसरा और चौथा है वो आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। और चक्रवात की दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। और इस चक्रवात के लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य होती है और समुद्री तल पर अभिसरण नहीं बल्कि अपसरण की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, अपसरण का कंडीशन होना चाहिए। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? गुम्फित नदी, चाप झील, जलोढ़ पंख, या फिर महाखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है कि कौन जो है निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो गुम्फित नदी, जलोढ़ पंख और चाप झील, इन सभी का जो निर्माण है निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप होता है, जबकि महाखंड का जो निर्माण है वह अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आर्यमंडल दिया गया है और इसे जो है ऊंचाई बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद जो है समताप मंडल आ जाएगा, इसके बाद मध्य मंडल है, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। 1 3 2 5 4 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? हम्बोल्ट, अगुलहास, बैग्यूला या फिर फॉकलैंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हम्बोल्ट जलधारा, जिसे पेरू की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे पेरू की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे प्रवाहित होती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खनन से प्राप्त चट्टान या फिर उल्कापिंड। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें अगर हम बात करें, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी और उल्कापिंड, ये सभी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ लौह, तांबा, कोयला, बॉक्साइट दिया गया है और यह जो है किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं या कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उससे आपको सुमित करना है। बात करें अगर लौह अयस्क की, लौह अयस्क के लिए पिरेनीज, जो फ्रांस और इटली के बीच की सीमा है, वह क्षेत्र जाना जाता है। तांबे की अगर हम बात करें, या सैंडबरी, जो कनाडा का सैंडबरी क्षेत्र है, या तांबा के लिए फेमस है। डोनेटस बेसिन, यह कहाँ पे है? आपके यूक्रेन में है। डोनेटस बेसिन है यूक्रेन में और यहाँ मुख्य रूप से यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट की बात करें तो अकनशांस, यह जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और अकनशांस यह कहाँ पे है? इसकी अगर हम बात करें अकनशांस की, तो यह आपके यूएसए में। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है। भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं। देखिए, भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है, भूकंप की जहाँ से उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है, उसे भूकंप मूल कहा जाता है। और भूकंप सबसे पहले जहाँ पे दर्ज की जाती है, मतलब धरातल पर, पृथ्वी तल पर भूकंप सबसे पहले जहाँ पे महसूस की जाती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होती हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को बृहत ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रत्येक पूर्णिमा को बृहत ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, आपका सही है, पहला गलत है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब इस समय उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है और इस कंडीशन को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इसे सीजगी कहा जाता है। सीजगी कहा जाता है। ठीक, और इस समय उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहला, दूसरा आपका सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन से तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? महासागरीय जलधाराएं, स्थल एवं जल का असमान वितरण, सनातनी पवनें, सनातनी मतलब जो प्रचलित पवनें जो हमेशा चलती रहती हैं, और अक्षांश। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में महासागरीय धाराएं, अगर गर्म जलधारा प्रवाहित हो रही है तो यह तापमान को क्या करेगी? बढ़ा देगी। ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही तो तापमान को कम कर देगी। सनातनी पवनें, जिस क्षेत्र में पवनें प्रवाहित होती हैं, तो मतलब जिस क्षेत्र से पवनें प्रवाहित होती हैं वहाँ पे तापमान मुख्यतः ज़्यादातर कम पाया जाता है और जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं वहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है। अक्षांश, अक्षांश भी निर्धारित करता है, जैसे उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश, जो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र पे, वहाँ पे जो उस अक्षांश रेखाओं पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं, इस कारण जो है यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक, और ध्रुवों की तरफ जैसे हम जाएंगे जो वहाँ पे जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ का तापमान कम पाया जाता है और इसी संदर्भ में जो है तापमान भी कम होता है। जल स्थल का वितरण, जो स्थलीय क्षेत्रों से सटे वो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है। तो ये सभी कंडीशन जो है तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत। दूसरे में क्या कह रहा है कि वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। विपरीत जैसे देखिए, जैसे जैसे वाष्पीकरण में वृद्धि होती है उसी प्रकार लवणता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो यह विपरीत रूप से नहीं बल्कि समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? जीवी मावलंकर समिति, कृष्ण मेनन समिति, जीएस पाठक समिति या फिर केटी सेठ समिति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। कौन सी शक्तियां जो हैं राज्यसभा के पास हैं ये आपको बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है पहला हो जाएगा, दूसरा और चौथा अर्थात बी हो जाएगा। ठीक, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करने में राज्यसभा की कोई भी शक्ति नहीं होती है, इसकी शक्ति जो है केवल लोकसभा के पास होती है। ठीक, बाकी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना यह राज्यसभा के पास होती है। धन विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव देना, जैसे राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव दे सकती है, यह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह राज्यसभा के प्रस्ताव को स्वीकार करे या न स्वीकार करे। ठीक है, तो ये प्रस्ताव देने का अधिकार यह राज्यसभा के पास है, मानने या न मानने का अधिकार लोकसभा के पास है। ठीक है, लोकसभा के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है कि राज्यसभा ने जो प्रस्ताव दिया है उसको वह स्वीकार करे। बाकी उपराष्ट्रपति को पदच्युत या कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के संदर्भ में, इस संदर्भ में भी राज्यसभा के पास अनन्य शक्तियां हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? यह क्वेश्चन 2023 के यूपीएससी एग्जाम में जो है प्री में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो किसमें इसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 109, 110, 111 या फिर 114? देखिए धन विधेयक के संदर्भ में जो विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है वह 109 में किया गया है। बाकी 110 में यह बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका उल्लेख जो है 110 में किया गया। बाकी धन विधेयक के संदर्भ में जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो 109 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं? सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, दुर्लभ या दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही। इसमें क्या क्या है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाएं जो हैं उनका त्याग करना, यह दोनों जो है आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। बाकी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना यह जो है आपके डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत देखने को मिलेगा। बाकी दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ समिति यह भी जो है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, यह भी जो है आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण जो है ये भी जो है अनुच्छेद 48 ये के तहत, ये भी जो है आपका क्या है, ये भी एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 129 इसमें उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का उल्लेख है। और अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः समीक्षा करने की शक्ति, यह जो है अनुच्छेद 139 के तहत इसे दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। ठीक, अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 137 में किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 137 में किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों या कर्मकारों की भागीदारी, आय की असमानता को कम करना। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आय की असमानता को कम करना। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। बाकी सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना या पर्यावरण का संरक्षण, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी,
ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1976 में, 1976 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। वेरुवारीवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, पहला और दूसरा सही है। उद्देशिका या विधायिका के किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती, आपका सही है। और वेरुवारी जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, इसमें जो है उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है। गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया, आपका गलत है। गोलकनाथवाद में सुप्रीम, यह कब किया गया था? 1967 में गोलकनाथवाद आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसे एक पवित्र अधिकार, या आप कह सकते हैं कि उस पवित्र माना गया था। और इसमें कहा गया था कि यह उद्देशिका और मौलिक अधिकार, संसद जो है या ना तो उद्देशिका और ना ही मौलिक अधिकार किसी में भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? नागरिकता संबंधी उपबंध, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य विधान परिषद का गठन, या फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कोर्ट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है, इन्होंने क्या पूछा है कि कौन जो है साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें, नागरिकता से संबंधित उपबंध में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है राज्य विधान परिषद के गठन में। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक। बाकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी? अशोक मेहता, GV.K. राव, LM सिंघवी, या फिर अशोक रामचंद्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति 1986। इनके द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? 21वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी भाषा 8वीं सूची में जोड़ी गई थी। 24वां संविधान संशोधन या संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देता है। 17वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। और 97वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर नहीं बल्कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक, सिंधी भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बाकी 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था, इसमें संसद को बहुत से अधिकार दिए गए थे। इसके अंतर्गत कहा गया था कि संसद संविधान में मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, और यह जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के बाहर होगी। और उसके साथ साथ ये भी इसमें इसी 24वें संविधान संशोधन द्वारा ही यह भी प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्यकारी होगा। जैसे वर्तमान में क्या है, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा बदल दिया गया कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति एक बार इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, और अगर पुनर्विचार की बात पुनः जो है वही सिफारिश, या कह सकते हैं कि वही सहमति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर सहमति देगा। लेकिन 24वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर पहले बार में ही स्वीकृति देगा और यह उसके लिए बाध्यकारी होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका गलत है। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में पहले स्थान पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में इस मामले में पहले नंबर पे है, जिसका उस समय बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन सा परिमाणात्मक उपकरण है? नगद कोष अनुपात, बैंक दर, नैतिक दबाव, या फिर खुले बाजार की क्रिया। कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें मौद्रिक उपकरणों में जो RBI है वह 2 उपकरण का उपयोग करती है। एक जो है, एक आपका होता है परिमाणात्मक, एक परिमाणात्मक होता है, और एक जो है गुणात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। तो नगद कोष अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार की प्रक्रिया, जिसे OMO कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक दर हो गया,
नगद कोष अनुपात तथा CRR। तो यह जो है परिमाणात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि नैतिक दबाव जो है यह गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 2 4, परिमाणात्मक पूछा है तो 1 2 4 होना चाहिए। देखिए 1 2 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का उद्देश्य है? दिव्यांग छात्रों को सुविधाजनक उपकरण प्रदान करना, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, या फिर अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर आगरा। देखिए राज्य की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट या फिर वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। यह विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ बेरोजगारी दिए गए और उसका कारण दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। चक्रीय बेरोजगारी यह आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य का जो अंतराल होता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी कौशल असमानता के कारण उत्पन्न होता है और शास्त्रीय बेरोजगारी उच्च वेतनमान के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है बेरोजगारी और उसके जो कारण दिए गए हैं वो सभी एक दूसरे से सुमेलित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसकी अधिकतम सीमा जो है 40% है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। इसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति के रूप में अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होता है। अपने पास रखना होता है, न कि आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जो रखना होता है वो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो है यह आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, और बाकी जो आपका यह सलार है यह जो है बैंक अपने पास रखते हैं। और इसकी जो दर है आरबीआई द्वारा जो इसकी दर निर्धारित की गई है, यह सलार की जो न्यूनतम दर है वह 0% हो सकती है और अधिकतम जो है 40% हो सकती है। ठीक है, तो यह सलार जो है 40% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन और आर्थिक विकास के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है? बेकर वक्र, थॉम्पसन, लॉफर या फिर कुजनेट्स। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, बेकर वक्र द्वारा प्रजनन और आर्थिक विकास को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। कुजनेट्स वक्र की अगर हम बात करें तो यह जो है कुजनेट्स वक्र आय की असमानता और बेरोजगारी को संदर्भित करता है। थॉम्पसन की अगर हम बात करें, इसे जो है थॉम्पसन वक्र को ही हम लोग थॉम्पसन वक्र को ही फिलिप वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को परिभाषित करता है, जिसमें मतलब बेरोजगारी के साथ साथ जो है जैसे बेरोजगारी बढ़ती है मुद्रास्फीति भी बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब विपरीत संबंध को दर्शाता है। थॉम्पसन को ही फिलिप वक्र कहा जाता है। ठीक, बाकी जो प्रजनन और आर्थिक विकास के बीच संबंध को दर्शाता है वो आपका बेकर वक्र है। ऑप्शन ही हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? एनजी सक्सेना समिति, अभिजीत सेन समिति, अर्जुन गुप्ता या फिर हासिम समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हासिम समिति। और इसके द्वारा योजना आयोग को 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और यह जो शहरी गरीबी के आकलन के लिए इसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों को पूरा करना होता है? उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो
ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों परास्त्रव ध्वनि तरंग कहलाती हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। पहला दूसरा गलत है। देखिए ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो यह अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और इस तरंग दिशा के लंबवत संचरण नहीं बल्कि इसकी दिशा में ही कंपन करती है, ठीक है, इसकी दिशा के समानांतर कंपन करती है, न कि लंबवत। तो पहला और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? कॉपर और जिंक, निकिल और क्रोमियम, सिलिकॉन और कॉपर, या फिर निकिल और एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चांदी की वस्तुएं कुछ दिन वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ उपकरण दिए गए हैं और उसका उपयोग दिया गया, जैसे एनीमोमीटर, इसका उपयोग वायु के घनत्व को मापने में किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग पानी के जहाज में समय का मापन में किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने में। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग धमनियों में रुधिर दाब को मापने में किया जाता है। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एनीमोमीटर वायु के घनत्व मापने में, ये आपका गलत है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में ऊष्मा जो है प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। गैसों में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। गैस हो गया और द्रव हो गया, इन दोनों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक, संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि में क्या होता है? जैसे गर्म हवा जो है या ठंडी हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो यह जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस क्षेत्र के हवा को भी गर्म कर देती है, और इस क्षेत्र की जो ठंडी हवा है इसको विस्थापित करके पुनः जो है जो गर्म क्षेत्र है उधर मोड़ देती है। यह हवा पुनः जो है गर्म होता है और गर्म होकर के पुनः जो है ठंडी क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। तो एक संवहनी प्रक्रिया के माध्यम से ये रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ऊष्मा जो है संवहन विधि द्वारा, जो द्रव हो गया और आपका गैस हो गया, इसमें जो ऊष्मा का संचरण है वो संवहन विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला जो है, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। कुछ अम्ल दिए गए हैं और उसके स्रोत दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए फॉर्मिक अम्ल में क्या पाया जाता है, या कह सकते हैं कि फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। लैक्टिक अम्ल दूध में। और ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है गेहूँ में। सही आंसर है 1 2 4 3, ऑप्शन बी 1 2 4 3। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? रेयान, नायलॉन, एक्रिलीन, या फिर एस्पर्टोम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्पर्टोम। यह जो है क्या है? यह आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। जबकि नायलॉन हो गया, रेयान और एक्रिलीन, ये सभी जो है कृत्रिम रेशा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम नहीं बल्कि 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है यह 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? अमोनिया के उत्पादन में, उच्च ताप मापने वाले तापमापी में, कृत्रिम गर्भाधान में, वीर्य के संरक्षण में, या फिर चर्म रोगों की औषधि निर्माण में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चर्म रोग औषधि निर्माण में अमोनियम या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक, नाइट्रोजन का उपयोग नहीं होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। इसमें बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है साबुन विनिर्माणक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और
इसमें देखिए, इसकी अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है खिड़की के कांच साफ करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है साबुन के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है रेचक या एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 3 2 4। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राज्य में बेरोजगारी दर 4.2% है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मेंस की श्रेणी में रखा गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला तीसरा और चौथा सही है। पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा गलत है। स्टार्टअप 2021 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश बेस्ट परफॉर्मर श्रेणी में था, ये आपका गलत है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कुछ अभियान दिए गए और संबंधित देश दिया गया, जैसे ऑपरेशन गंगा, यह चलाया गया था यूक्रेन से जो अपने नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको बचाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन देव शक्ति यमन में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन देव शक्ति की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था, कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है गोलाबारी किया था, तो भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान में चलाया गया था ऑपरेशन देव शक्ति। कहाँ पर चलाया गया था? अफगानिस्तान में। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट अलंकार का उद्देश्य है? ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ऐतिहासिक महत्व के भवनों का सौंदर्यीकरण, किसानों को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार का प्रारंभ किया गया था। कब? बजट 2023-24 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इसमें कर्नाटक पहले नंबर पे था। कर्नाटक पहले नंबर पे था। और बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 18वें नंबर पे था। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? सरदार उधम सिंह, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, द कश्मीर फाइल या फिर गंगूबाई काठियावाड़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरदार उधम सिंह को दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह राज्य पर्यटन नीति 2018 को प्रतिस्थापित करेगा और यह जो है लागू होने की तिथि से आगामी 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यह जो लागू रहेगा वो 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्षों की समय अवधि के लिए इसे लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और वर्तमान समय में भी यह लागू है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक कौन है? निर्मल घोष, रशीद किदवई, अमिताभ घोष या फिर इलैयाराजा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निर्मल घोष द्वारा इसकी रचना की गई थी, ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा 15 जुलाई 2023 को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस का विषय था या थीम था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। यह इसकी थीम थी। और याद रखिएगा कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस जो है यह 15 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? पोलैंड, चेक गणराज्य, क्रोएशिया या फिर सर्बिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोलैंड द्वारा। ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह सामूहिक विवाह से संबंधित योजना है। इसके लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है। तीसरा, सभी बालिकाओं नहीं बल्कि परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को यह लाभ प्राप्त होगा।
और उसके साथ साथ जो है यह सामूहिक विवाह से संबंधित नहीं बल्कि महिलाओं को शिक्षा और उसके साथ साथ महिलाओं के प्रजनन दर, उसके साथ साथ जो है उनका जो लिंगानुपात है, इन सब के बढ़ाने के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए, उन्हें आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, सामाजिक सौहार्द बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस में मिलता है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में किया गया। ठीक है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना। कुछ ग्रंथ दिए गए और उसके रचयिता। बृहद कथा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बात करिए अगर बृहद कथा की बृहद कथा की रचना जो है गुणाढ़ ने की थी। सेतुबंध की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? सेतुबंध की जो रचना है वह प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध का रचना किया था। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की थी और मालती माधव की रचना भवभूति ने की थी। ठीक, मालती माधव की रचना भवभूति ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, ऑप्शन सी 1 2 4 3। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय की विशेषता है? भगवान बुद्ध की स्तुति महापुरुष के रूप में करना, निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, मुख्य आदर्श अरहंत पद को प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल देना। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल, यह जो है महायान संप्रदाय की बात है। यह जो है महायान संप्रदाय की विशेषता है, हीनयान की नहीं। ठीक है, तो बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा जो है यह हीनयान संप्रदाय की विशेषता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा कुसुमपुर की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है? प्रशासन की छत्र प्रणाली का विकास, मुद्रा निर्माण की उल्लूक शैली का प्रारंभ, नक्षत्रशाला एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्ठी लिपि का प्रारंभ। ये यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है। खरोष्ठी लिपि की जो विशेषता है मुख्य रूप से गांधार में प्रचलित हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह पंचायतन शैली में इसका निर्माण किया गया है। यह वैष्णव और शैव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है। मंदिर की छतों पर घुड़सवार फौज की आकृति का अलंकरण किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है। इसका निर्माण जो है पंचायतन शैली में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगलकालीन प्रशासन में आमीर उल बहर निम्नलिखित में से किस विभाग का प्रमुख होता था? शाही तोपखाने का, शाही कारखाने का, गुप्तचर विभाग का या फिर जल सेना का? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जल सेना का प्रमुख होता था आमीर उल बहर। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है? उपासना एवं आत्मदमन को अस्वीकार करना, आध्यात्मिक जीवन हेतु गरीबी आवश्यक नहीं है, शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण को इसने स्वीकार किया था। कौन सा विकल्प सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। और भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह बहाउद्दीन जकारिया को जाता है, बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने तेलुगु ग्रंथामुक्ता माल्याद की रचना की थी? देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन, कृष्णदेव राय या फिर अच्युत राय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में अमुक्ता माल्याद की रचना की गई थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगलकालीन चित्रकला शैली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह इस्लामिक एवं यूरोपीय दृश्य संस्कृति का मिश्रण रूप है। यह शैली सूक्ष्म तकनीकी एवं यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित है। सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या क्या है कि सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है, जो कि गलत है। इसमें मुख्य रूप से जो है एक रंगी और प्राकृतिक रंगों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ नदी दी गई, उसकी सहायक नदी। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, नर्मदा की सहायक है ओरिसन, पिन्नार की सहायक नदी है जयमंगली
और कृष्णा की सहायक नदी है हेमावती। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हेमावती जो है यह कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी की, न कि कृष्णा की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है यह मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कश्मीर हिमालय में मुख्य रूप से करेवा पाया जाता है। करेवा एक भूमि है, ठीक है, या कह सकते हैं कि मृदा है, जहाँ पे मुख्य रूप से केसर हो गया, केसर हो गया, टैपियोका वगैरह, ठीक है, उसके साथ साथ काजू, अखरोट आदि की जो खेती है वो मुख्य रूप से यहीं पे की जाती है। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो की जाती है वो केसर की जाती है। भाबर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह शिवालिक के गिरिपद में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इस प्रदेश में अधिकांश नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यह जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। भाबर प्रदेश जहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जहाँ नदियाँ जो हैं आने की बात क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं और आगे जो है उसके बाद जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं और यहाँ पे जो है दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित लौह अयस्क खनन केंद्र नहीं है? गुरु महिसानी उड़ीसा, बैलाडीला छत्तीसगढ़, मूसाबानी झारखंड, कुद्रेमुख कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मूसाबानी झारखंड जो है यह मुख्यतः तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबा खनन क्षेत्र है। अन्य तीनों जो है सभी लौह खनन क्षेत्र है। लैटराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी जो उत्पत्ति है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है और यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं और यह मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में पाया जाता है और यहाँ पे जो है चाय की कृषि इस मृदा में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ झील दिया गया और राज्य दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, उमियम झील कहाँ पे है? बात करें अगर उमियम झील की, यह है मेघालय में। उमियम झील है मेघालय में। गुरु डोंगमर झील जो है यह सिक्किम में है। दीपोर बिल कहाँ पे है? दीपोर बिल है असम में और पाला झील है मिजोरम में, ठीक। इसका सही आंसर जो है 2 1 3 4 2 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं। इन वनों के लिए 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। सागवान और चंदन इसकी प्रमुख वनस्पतियां या फिर वृक्ष हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? पारादीप, विशाखापत्तनम, कोचीन या फिर मोरमुगोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। अन्य सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। सिरुमलाई, नागरी, सेवराय, पंचमलाई। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है आ जाएगा आपका नागरी, ठीक, सबसे उत्तर में नागरी है। उसके बाद है सेवराय, फिर है आपका पंचमलाई और फिर है सिरुमलाई। 2 3 4 एक ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? डिप्थीरिया, कालाजार, काली खांसी या फिर टिटनेस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कालाजार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष के कारण निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि दोष का कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि होना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो जाती है, ठीक है, पहला सही हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटेस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फिर टेरिडोफाइट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जीवाणुओं को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसिसिक अम्ल या फिर एथिलीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसे जो है एबीसिसिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, या कह सकते हैं कि पादपों में जो वृद्धिरोधी हार्मोन होता है वह एबीसिसिक अम्ल है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित खुला परिसंचरण तंत्र और मैलपिंगी नलिका द्वारा उत्सर्जन होता है। यह किसकी विशेषता है? एनेलिडा का, मोलस्का का, आर्थ्रोपोडा का या फिर कॉर्डेटा का? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह सभी विशेषताएं जो है आर्थ्रोपोडा की है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्त्रावण के कारण होता है? वायरोलिज्म, एक्रोमेगली, कुशिंग या फिर मिग्जीटेमा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिग्जीटेमा। ऑप्शन डी, मिग्जीटेमा। जीवाणुओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है। इनकी कोशिका में माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है और इनमें केवल स्वपोषी पोषण द्वारा होता है। कौन सा विकल्प से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पोषण जो है केवल स्वपोषी द्वारा होता है। आपका गलत है। स्वपोषी और परपोषी दोनों के माध्यम से पोषण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। एस्परजिलस नाइजर साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में। एगरिकस पनीर उद्योग में। एस्परजिलस एंटीबायोटिक औषधि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जंतु विज्ञान के निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी, एरकेनोलॉजी, कैरियोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9 या फिर विटामिन B12? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से रक्त अल्पता होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? स्वदेश, देशभक्त, बनारस अखबार या फिर सुधाकर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जो जिला है मुजफ्फरनगर है। और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात 951 है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रदेश में न्यूनतम जो अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला मुजफ्फरनगर है, आपका गलत है। सबसे न्यूनतम कहाँ पाया जाता है? बागपत में। बागपत में, ठीक। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कासगंज में सोरो मेला का आयोजन होता है। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला, आगरा में कैलाश मेला और लखीमपुर खीरी में ढाई घाट मेला? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ढाई घाट मेला लखीमपुर या गलत है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? मिर्जापुर, चंदौली, चित्रकूट या फिर पीलीभीत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर। ऑप्शन ए, मिर्जापुर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में राज्य की वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? लोकवाणी, कोशवाणी, दर्पण या फिर व्यास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशवाणी ऐप का। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? मौदहा बांध परियोजना, बरगी बांध परियोजना, कहार सिंचाई परियोजना या फिर कचनौदा बांध परियोजना? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बरगी। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ कहाँ पे है? यह जो है आपके मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, फिर कन्या सुमंगला, फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3-4-1-2। 3-4-1-2। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? रामपुर, संभल, मुरादाबाद या फिर बदायूं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं में। कहाँ पे है? बदायूं में।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और वही क्रम है? हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, बाराबंकी। सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज, बाराबंकी। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, बाराबंकी या फिर हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज और बाराबंकी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ उत्पाद दिया गया है और जनपद है, एक जिला एक उत्पाद से सम्मिलित करना। बेत की छड़ियाँ, बात करें अगर बेत की छड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बेत की छड़ी के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो जिला है वो बरेली है, बरेली है। ऊनी वस्त्रों के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध जिला है, एक सेकंड देखिए, बेत की छड़ी के लिए जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध जिला है वो आपका बरेली है। ठीक, ऊनी वस्त्र के लिए कानपुर, पीतल की मूर्ति मथुरा, चीनी मेरठ। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 4213 ऑप्शन सी, 4213। 2023 में भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है किसे प्रदान नहीं किया गया था? पियरे एगोस्टिन, फॉरेंक क्रॉस्ट, एनी हुइलियर, कैथरीन कॉरिको। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कैथरीन कॉरिको को नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होता है। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट का प्रकाशन होता है यूनिसेफ द्वारा। और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट का प्रकाशन किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा। और वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है UN हैबिटेट द्वारा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस को, ऑप्शन है। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 22 जुलाई, 7 अगस्त, 17 अगस्त या फिर 23 अगस्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 23 अगस्त को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कुछ युद्ध अभ्यास दिए गए और संबंधित देश दिया है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच में होता है। कोप इंडिया भारत और रूस के बीच में। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोप इंडिया जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में जो नाटो के संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प सही है? इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया था और किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। उत्तरी मैसिडोनिया को 31वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ किया गया नया सवेरा योजना यह किससे संबंधित है? बाल श्रम उन्मूलन, युवाओं का कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता या फिर बाल मृत्यु दर में कमी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन है बाल श्रम उन्मूलन के लिए नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 2017 में, डेट याद रखिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? रिवर सिटी अलायंस के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। इसमें भारतीय शहरों के साथ साथ विदेशी शहर भी शामिल हो सकते हैं और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर पेरियार। देखिए, मेकेदातु नदी परियोजना का जो निर्माण है वो कावेरी नदी पर किया गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन, अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, केंद्र और प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्ता, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। कौन सा विकल्प सही है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है कहा गया था कि सांप्रदायिक चुनाव जो पद्धति है इसका समर्थन, इसको समाप्त करने की बात की गई थी। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वेलेजली के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय में। और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है यह ऑकलैंड के समय में नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास, CF एंड्रयू, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाला लाजपत राय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। और प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वह 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो विद्रोह है इन्हें कालाक्रम में व्यवस्थित करना है। अहोम, बुंदेला, पोलिंगर और रामोसी। बात करें अगर अहोम विद्रोह की, इसकी जो शुरुआत है वह हुई थी कब? 1828 में। बुंदेला विद्रोह की जो शुरुआत है वह 1835 में हुआ था। पोलिंगार विद्रोह जो है यह हुआ था 1795 में। 1795 में। रामोसी विद्रोह जो है यह 1822 में हुआ था। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे पोलिंगार आ जाएगा और उसके बाद रामोसी, फिर अहोम, फिर बुंदेला। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, मेटकॉफ, विलियम बेटिक या फिर PB मैकॉले? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। मेटकॉफ को जो है भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता या फिर क्या कहते हैं, ये मुक्तिदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल पर अंकुश लगाने से संबंधित नहीं था? लिंगटन आयोग, एंटनी मैकडोनल आयोग, जेम्स लॉयल आयोग या फिर स्ट्रेच आयोग? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लिंगटन आयोग। इसका संबंध जो है अकाल से नहीं है। बाकी एंटनी मैकडोनल आयोग, जेम्स लॉयल आयोग और स्ट्रेच, यह तीनों जो है अकाल से संबंधित आयोग हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुछ संस्थान दिए गए, उसके संस्थापक। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने। और बिशप कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मैकाले ने। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बिशप कॉलेज की स्थापना मैकॉले गलत है। इसकी स्थापना जो है किसी भारतीय द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व दिया था? भगत जवाहरमल, तीरथ सिंह, उमाजी या फिर राधा कृष्ण दंडसेन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें इसका जो नेतृत्व है दो लोगों ने किया था, भगत जवाहरमल और सियान साहब, दो लोगों ने मिलकर के कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में शामिल था? लगान में 50% की कमी करना, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी मांगे जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब किस वायसराय के काल में आया था? रिपन, डफरिन, लैंसडाउन या फिर एल्गिन द्वितीय? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंसडाउन के समय में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा या फिर जोवा डी कैस्ट्रो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में शामिल नहीं था? दास्ता को अवैध घोषित करना, कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त करना, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की जो छूट है वह जो है 1813 के एक्ट द्वारा जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, कब? 1813 के एक्ट द्वारा।
तो डी जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1881, 1891, 1911 या फिर 1922? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1891। जो द्वितीय कारखाना अधिनियम था इसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक। और 1881 का जो कारखाना एक्ट था उसमें यह प्रावधान किया गया था 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके काम के जो घंटे हैं उसको निर्धारित किया गया था। ठीक है। और 1881 में रिपन के समय प्रथम कारखाना एक्ट आया था और दूसरा जो है 1891 में आया था लैशडाउन के समय में, लैशडाउन के समय में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था? पट्टाभी सीतारामैया, एम ए अंसारी, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं यह पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करता है। समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा इसके द्वारा नहीं किया जाता है। इस नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जो समीक्षा करता है वह लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति करता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध भी जारी होता है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रीट जो है यह जारी होता है। उत्प्रेषण रीट जो है यह है न्यायालय के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके प्रस्तुतिकरण के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है संविधान संशोधन विधेयक पर। ठीक है, और दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। यह आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही। बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विभागीय समिति द्वारा जांच, विनियोग विधेयक का पारित होना, आम बहस, अनुदान की मांग पर मतदान। इसे जो है आपको क्रम से लगाना है। देखिए, बात करें अगर इसकी हम, तो इसमें सबसे पहले आम बहस होगा, यह पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाएगी, विभागीय समितियों द्वारा उसके बाद जांच होगी। फिर जो है अनुदान की मांग पर मतदान किया जाएगा, अनुदान की मांग पर मतदान किया जाएगा। उसके बाद विनियोग विधेयक जो है यह पारित हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित उम्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है आपको बताना है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आरक्षण से संबंधित है। के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ राष्ट्रपति शासन, डी सी वाधवा बनाम बिहार राज्य अपराध एवं दंड। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सी वाधवा बनाम बिहार राज्य अपराध एवं दंड, ये आपका गलत है। अन्य सभी विकल्प जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत हम बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल, यह दोनों जो है द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है? इनकी अन्य प्रजातियों के विकास पर संरक्षण में मुख्य भूमिका होती है।
यह पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। यह विस्तृत परास वाली प्रजातियां हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, बात करें अगर कीस्टोन प्रजाति की, तो यह प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है? जल की अपारदर्शिता में वृद्धि होती है, जलीय जीवों की मृत्यु होती है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है और घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी आ जाती है। कौन सा विकल्प जो है इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी नहीं बल्कि घुलित ऑक्सीजन की मांग में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के अंतर्गत किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, या भारतीय वन्यजीव संस्थान? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में किसे रखा गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोरबैक्टेरियन ऊँट, गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2, 4। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बैक्टीरियन ऊँट और घड़ियाल, इन सभी को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। बात करेगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो है यह कहाँ पे है? सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, यह जो है आपके हरियाणा में है। बेतला कहाँ पे है? झारखंड में। सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का संकेतक है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति, या फिर पर्यावरण नीति? कौन जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पे है? नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के संदर्भ में भारत चौथे नंबर पे है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रे वाटर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है। यह बेहतर पोषक तत्व उर्वरक स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल है। इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा सभी विकल्प आपके सही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और मिजोरम। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कानपुर नगर में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। 2001 से लेकर के 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है इसमें कितने अंक की कमी हुई है? 14, 15, 16 या फिर 17? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 14 अंकों की कमी हुई है। ठीक, 14 अंकों की। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे अधिक है? पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से पहले नंबर पर है? ईसाई, जैन, सिख या फिर बौद्ध? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। 2001 से लेकर के 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत है? 2001 से लेकर के 11 के बीच में उत्तर प्रदेश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह 20.22% है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर नगर या फिर वाराणसी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आजमगढ़।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है? प्रतापगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज या फिर श्रावस्ती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रावस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बलरामपुर, संत कबीरनगर, बाराबंकी या फिर बहराइच? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलरामपुर में। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था? 78वें सत्र का अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किस पुस्तक के लिए दिया गया था? या जो है टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। ठीक, टाइम शेल्टर के लिए, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है किन दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण है? यह जो है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद का कारण है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? यह जो है ललितपुर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है। हाल ही में चर्चा में रहे वोल्वैचिया पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण के लिए, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण के लिए, या फिर सेल्फ एम्प्लीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन निर्माण के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण के लिए जो है वोल्वैचिया पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग हो कितनी थी 2023 में? अगर बात करें तो भारत इसमें 126वें नंबर पे था। हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो महोबा का है, तारकसी मैनपुरी, हॉर्नक्राफ्ट संभल, हाथर करघा उत्पाद बाराबंकी? किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को जो है जीआई टैग दिया गया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का पुरस्कार जीता था? ओन्स जाबेडर, एलिस मेर्टेस, मार्कोटा वोद्रोसोवा या फिर बारबोरा स्ट्राइकोवा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्केटा वोद्रोसोवा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, इसके लेखक कौन है? विनोद मनकारा, ए.के. भट्टाचार्य, रूपा पाई या फिर कस्तूरी रे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कस्तूरी रे। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या फिर एम जयशंकर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू को। जब यह जो है अपनी फीजी दौरे पे थी, जब यह अपने फीजी सूरीनाम दौरे पे थी तो वहाँ उस समय जो है सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द ऑनर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह जो है फुल टेस्ट सीरीज है और इसके संस्कृति आईएएस के अब तक जो है 12 टेस्ट सीरीज पब्लिश किए गए हैं, तो इन सारे पब्लिश टेस्ट सीरीज को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और वीडियो अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।